Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. This first news that you are seeing here is talking about the one-horned rhinos, जो कि स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ही पाए जाते हैं। चलिए तो समझ लेते हैं वन हॉर्न राइनोस के बारे में। देखिए यूजुअली अगर हम राइनोस की बात करें तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको 5 प्रकार के राइनोज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। वाइट राइनोज, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज, ब्लैक राइनो, जावन राइनोज एंड सुमात्रन राइनोज। जैसा इनके नाम से क्लियर हो रहा है, जो नाम है वैसे ही लोकेशंस पर ये आपको यूजुअली देखने के लिए मिलेंगे। इस पर्टिकुलर इमेज में आपको इनके जो IUCN का स्टेटस है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंडिया में स्पेसिफिकली जो राइनो पाए जाते हैं वो हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज। अगर हम ब्लैक राइनोज की बात करें तो आप देखेंगे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वाइट राइनोज नियर थ्रेटन की कैटेगरी में देखने मिल जाएंगे। ये वही राइनोज हैं जहाँ पर सबसे पहली बार जिनके ऊपर IVF विच मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजर प्रोसेसेस के थ्रू यहाँ पर एक एम्ब्रियो डेवलप किया गया था। तो याद रखिए वो वाइट राइनोस की बात की जा रही है। ब्लैक राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जावन राइनोस क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चलिए आगे बात कर लेते हैं राइनोस के बारे में जो हमें देखने हैं ग्रेट वन हॉर्न राइनोस, जो कि आपको स्पेशली इंडिया में ही देखने के लिए मिलेंगे। ये वन हॉर्न राइनोस को ही इंडियन राइनोस के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट होते हैं सारे राइनो स्पीशीज़ के अगर आप देखेंगे, और मेजरली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके पास ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए इनके साथ एक खास बात क्या रही है, ये इकलौते ऐसे लार्ज मैमल स्पीशी बने हैं एशिया के जिनको एंडेंजर्ड की कैटेगरी से हटा के वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया था इन दी IUCN लिस्ट ऑफ 2008। फर्स्ट थिंग दैट यू विल रिमेंबर, तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले एंडेंजर्ड की कैटेगरी में थे, नाउ दे हैव बीन शिफ्टेड टू दी वल्नरेबल कैटेगरी। यूजुअली अगर इन्हें देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको ग्रे कलर के दिखाई देंगे। इनका एक सिंगल हॉर्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ग्रे ब्राउन हाइड होता है इनके स्किन पर, ये एक स्किन फोल्ड्स जैसे आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। यूजुअली ये जो ग्रेस करते हैं ये इनकी जो डाइट कंसिस्टेंसी होती है वो पूरी तरीके से ग्रासेस पर होती है, लीव्स पर होती है, ब्रांचेस, श्रब्स, ट्रीज, फ्रूट या जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे उस पर ही यहाँ पर फीड करते हुए आपको नज़र आते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें आज की डेट में तो ये रिस्ट्रिक्टेड है एक बहुत ही स्मॉल एरिया में, जो कि इंडो नेपाल तराई क्षेत्र का पार्ट बन जाता है, और सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द असम ऑल्सो। इंडिया में अगर हम देखें तो ये आपको मेजरली असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। असम की अगर आप बात करें तो देखिए 2640 राइनोज यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। कहाँ पर? पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, ठीक है। और ये फोटो भी जो आप यहाँ पर देख रहे थे ये पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ही है। आगे अगर हम बात करें तो राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। रिसेंटली आपको एक चीज़ और याद होगी, जब हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि भाई आप इन वन हॉर्न राइनोज की पोचिंग करना बंद कीजिए, क्योंकि यूजुअली ऐसा माना जाता है ये जो इनका हॉर्न है इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इस वजह से जो ये टारगेट हो जाते हैं पोचिंग का, इलिसिट ट्रेडिंग का, उसको दिखाने के लिए, उसके खिलाफ एक मैसेज देने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क ने टन्स ऑफ जो इनके हॉर्न्स थे उनको यहाँ पर जलाया था, जस्ट टू शो द पीपल एंड गिव दिस मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इनका कोई भी यहाँ मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओके चलिए आगे अगर हम बात करें इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की तो एज आई हैव टोल्ड यू ये एंडेंजर्ड से वल्नरेबल की कैटेगरी में आ गए हैं। साइट्स की लिस्ट में देखें तो अपेंडिक्स 1 का ये पार्ट है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 का पार्ट आपको ये नज़र आते हैं। इसी के अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स किए हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया ने एक स्टेप लिया है विच इज़ द इंडियन राइनो विजन ऑफ 2020।
इसको लॉन्च किया गया था 2005 में, और एक ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जहाँ पर वाइल्ड पॉपुलेशन में राइनोस की पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, जिसे अगेन 2019 में लॉन्च किया गया था, और जो कंजर्व करती है ग्रेट वन ऑन राइनोस को। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि डीएनए प्रोफाइल ऑफ ऑल राइनोस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज़ वर्किंग सो दैट जो इनका डीएनए प्रोफाइल है उसको यहाँ पर प्रिजर्व किया जा सके फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। मेलानिस्टिक टाइगर, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक लौता पाए जाने वाला रेयर मेलानिस्टिक टाइगर की यहाँ पर डेथ हो गई है। ठीक है, तो पहले बात ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मेलानिस्टिक टाइगर होते क्या हैं। देखिए एसटीआर या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड की एक लौती ऐसी जगह थी, एक लौता ऐसा हैबिटेट था जहाँ पर आपको मेलानिस्टिक टाइगर देखने मिलेगा। अब ये मेलानिस्टिक टाइगर कौन सा है, ये जो आपको यहाँ सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, जिसपे अलग जो इसकी यूजुअली बाकी सबकी धारियाँ आपको दिखाई देंगी वाइट कलर की हैं, ब्राउन पैचेस है, बट ये अलग ही ब्लैक कलर में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। इसी को ही मेलानिस्टिक टाइगर यहाँ बोला जाता है, या समटाइम्स वी ऑल्सो रिफर देम एज द ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर आकर होते क्या है, देखिए समझ लीजिए। टाइगर्स की जो डिस्टिंक्टिव डार्क स्ट्रिप होती है, पैटर्न होता है, लाइट बैकग्राउंड होता है, वाइट या गोल्डन कलर का, जो हमने पीछे इमेज में देखा। लेकिन यहीं पर एक रेयर पैटर्न, एक अलग सा वेरिएशन यहाँ पर अराइज होने लगता है, जहाँ पर आप देखेंगे जो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं वो ब्रॉड होती हुई जाएंगी, या दे स्टार्टेड फ्यूजिंग टुगेदर, और उसकी वजह से दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे ये टाइगर पूरा ब्लैक कलर का है। ओके, अब इसी को ही सूडो मेलानिज्म भी बोल दिया जाता है। क्यों सूडो मेलानिज्म बोल दिया जाता है, क्योंकि देखिए मेलानिज्म से डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक कंडीशन देखेंगे। मेलानिज्म क्या होती है, जिसे कैरेक्टराइज किया जाता है अनयूजुअल हाई डिपोजिशन ऑफ मेलानिन या किसी डार्क पिगमेंट के। अब सूडो मेलानिज्म की अगर हम बात करें तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये जो कोट या जो कलरिंग पैटर्न आपको इन वाइल्ड कैट में दिखाई दे रहा है, ये जो डार्क बॉयल या फिर सिंगल म्यूटेशन डार्क बॉयल या ब्लैक कलर का पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सिंगल म्यूटेशन इन द ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडाइज, या जिसे क्यू टेकपैप जीन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप याद रखेंगे, हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो कीप दिस इन योर नोट्स। सो यही जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरीके के ट्रेट्स में, जो कैट स्पीशीज़ होती हैं उसमें भी यही जीन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम इसके मेन कॉज की बात करें तो ये रेयर म्यूटेशन का एक जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने मिला, जियोग्राफिक आइसोलेशन की वजह से इस तरीके की कंडीशन देखने मिली, और जनरली रिलेट किया गया कि ये जेनेटिक डेवलपमेंट है। ठीक है, जहाँ पर इफ़ दे आर मेटिंग टुगेदर दिस जीन is being transferred from the already melanistic cat to their offsprings also। आज की डेट में अगर हम देखें तो सिमलीपाल ही एक ऐसी जगह है, इसके अलावा ओनली अदर ब्लैक टाइगर जो आज की डेट में है सिमलीपाल के बाहर इंडिया में जो एग्जिस्ट करता है दैट इज़ नंदकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर, रांची जू एंड चेन्नई अरिंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में इसे यहाँ पर रखा हुआ है। बट दी ओनली प्लेस जहाँ पर ये सर्वाइव कर रहे थे दैट इज़ दी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो इनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो आप याद रखेंगे, इनको ही आप ब्लैक टाइगर, ब्लैक कोटेड टाइगर, थर्मोसूडोक मेलानिस्टिक टाइगर या फॉल्स कलर्ड टाइगर के नाम से भी जानते हैं। ओके, फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया, जियोग्राफिक आइसोलेशन एंड द जेनेटिक म्यूटेशन, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए इसको, ये आज की डेट में लोकेट करता है उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। लोकेशन वाइज या जोग्राफिकल वाइज अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये ईस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। 1956 में इसे डेजिग्नेट किया गया था टाइगर रिजर्व के रूप में। प्रोजेक्ट टाइगर की कैटेगरी में ये आएगा 1973 में, 1972 के इमीडिएट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद आपको ये यहाँ पर इसका इंक्लूजन देखने के लिए मिल जाएगा। इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 1994 में। साथ ही ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है सिंस 2009। एंड ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये पार्ट बन जाता है सिमलीपाल, कुड़ीड़ा, हथगर्ग
एलिफेंट रिजर्व, जैसे पॉपुलरली हम कई बार मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, जिसमें याद रखेंगे आप 3 प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं। कौन कौन से? सिमलीपाल, हथगर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलीहड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका पार्ट बन जाते हैं। अगर हम यहाँ पे पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ की बात करें तो बहुत सारे एलिफेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे, स्पीशीज़ देखने मिल जाएंगे। वहीं इसके अलावा एरिंगा खारियास और मनिकर दियास जैसी 2 ट्राइब्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। सो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। एडिशनल जो फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, तो आप यहाँ पर अपने नोट्स बनाते चलिए। आगे बढ़ते हैं। एशिया इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी आज से शुरू हो गई है, ठीक है। इसका नाम आप यहाँ पर देखेंगे, नाम ही है AIME 2023। ये क्या करने वाला है? ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी और आशियान नेवीज़ को कि ये साथ में आए, काम कर सकें और बिना टाइम वेस्ट हुए एक मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये अडॉप्ट कर सकें। तो आपसे एक्सरसाइज का नाम पूछा जा सकता है AIME, तो आप याद रखेंगे AIME एक्सरसाइज किस किस के बीच में हो रही है? आशियान और इंडियन नेवी के बीच में आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगी। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा आशियान के बारे में। आशियान देखिए स्टैंड करता है द एसोसिएशन ऑफ सदर्न एशियन नेशन, ठीक है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्षेत्र की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके, या पैसिफिक एशियन पैसिफिक क्षेत्र में जितने भी तरीके की टेंशन है उसे यहाँ पर दूर किया जा सके। इनका एक मोटो आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज़ वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी के मोटो पर ये चलते हैं। यूजुअली जो 8 अगस्त का डे है वो आशियान डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम इनके सेक्रेटरीट की बात करें तो वो सिचुएटेड है इंडोनेशिया के जकार्ता में। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आप देखेंगे आपको इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपाइंस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई एंड वियतनाम, ये सारी कंट्री आपको इसका मेंबर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब देखिए हुआ क्या था, अगर हम थोड़े से इतिहास को समझने की कोशिश करें तो देखिए 1967 आशियान को इस्टेब्लिश किया गया था और आशियान को जिस डिक्लेरेशन के थ्रू लाया गया था उसको बोला जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। याद रखिएगा किसी भी जगह के डिक्लेरेशन का नाम उस जगह पे होता है जहाँ पे फाइनली इनको लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो इसके फाउंडिंग फादर्स हैं उनके द्वारा। अगर हम फाउंडिंग फादर्स की अकेली बात करें कि भाई फाउंडिंग फादर्स कौन रहे हैं आशियान के, तो आप याद रखेंगे वो था इंडोनेशिया, दूसरा आपको देखने मिल जाएगा मलेशिया, मलेशिया के बाद आपको देखने मिल जाएगा फिलीपाइंस, देन आपको देखने मिल जाएगा थाईलैंड और सिंगापुर। ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स या फाउंडिंग फादर्स इन्हें बोला जाता है। 1990s का टाइम आया और कोल्ड वॉर 1991 के बाद आप देखेंगे ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया भी इसका पार्ट ग्रेजुअली बनते जाएंगे। अगर हम बिल्कुल रिसेंटली बात करें तो कंबोडिया आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा। 1997 में आशियान ने अपना एक 2020 विजन डिक्लेयर किया जिसके हिसाब से जो आशियान कंट्री हैं, चाहे आप पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करें या सोशो कल्चर कम्युनिटी की बात करें, ये एक साथ मिलकर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द आशियान। आपको यहाँ तक सारी चीज़ें आई गेस क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से आज का पेपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बात की जा रही है साइकेडेलिक सब्सटेंसेस के बारे में। अब साइकेडेलिक सब्सटेंसेस आखिर होते क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है। देखिए जब हम साइकेडेलिक्स की बात करते हैं तो ये इस तरीके के ग्रुप्स का एक पार्ट होता है जिन्हें हम ऑल्टर प्रिस्क्रिप्शन जिन्हें हम ऑल्टर परसेप्शन, मूड या थॉट प्रोसेसिंग के रूप में भी देखते हैं। यूजुअली अगर हम इनकी बात करें तो देखिए ये नॉन एडिक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक आपको दिखाई देंगे। दैट मीन्स ये आप बोल सकते हैं कि अगर जो इलिसिट ड्रग्स होते हैं उनके कंपेयर में ये ना के बराबर हार्मफुल होते हैं अगर इनका एक
तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाए। हालांकि इंडिया में अगर देखें तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके के साइकेडेलिक सब्सटेंस को। इसका एक बहुत अच्छा एक आप एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज़ दी केटामाइन। ठीक है, केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, जो एनेस्थीसिया यहाँ पर दिया जाता है वो डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर दिया जाता है और इसी भी साइकेडेलिक सब्सटेंस ही बोला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसको आप साइकेडेलिक सब्सटेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यूजुअली इनका जो इस्तेमाल है वो एंशियंट टाइम से ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा था। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए इनका यूज़ किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये जो शब्द है, ये जो शब्द आया है साइकेडेलिक, इसका मतलब ही होता है साइक, मतलब आपके माइंड की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, देखिए इस तरीके के जो ओपिनियन होते हैं, इस तरीके के जो आर्टिकल होते हैं, वो आपको एक नया वे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आप अपनी आंसर राइटिंग में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, क्या इफ़ेक्टिव मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं, क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए या न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को कर्व करने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो कमिंग बैक ऑन टू द टॉपिक, जब हम साइकेडेलिक की बात कर रहे हैं तो साइक मीन्स यहाँ पर हो जाता है माइंड और डिलिन का मतलब हो जाता है मैनिफेस्ट। अब बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं आपको, चाहे आप मैक्सिको की बात कर लीजिए, ग्वाटेमाला की बात कर लीजिए, जहाँ पर ये देखा गया है कि इनका जो यूज़ है ये सेरेमोनियल रिचुअल्स में किया जाता था। हालांकि ग्रेजुअली ऐसा देखा गया, बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए जहाँ पे अलग अलग जो सब्सटेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करके उनकी पोटेंसिटी को यहाँ पर कम करके ये देखा गया कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए दे आर वेरी सेफ। तो कैन साइकेडेलिक्स बी यूज टू ट्रीट न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स? नाउ द क्वेश्चंस कम हियर। तो देखिए एक जनरल यहाँ पर पब्लिश किया गया था 2022 में और उन्होंने देखा कि अगर आप 25 mg डोज साइक्लोबिन की देते हैं तो जो डिप्रेशन है, ठीक है, वो ग्रेजुअली यहाँ पर लोगों में कम होता हुआ नज़र आता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ऐसा अकेला ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ हो, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखे, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी देखने पड़े, जैसे नौशिया, हेडेक, डिजीनेस, ये कुछ लगभग 77% लोगों में इस तरीके के इम्पैक्ट देखने पड़े। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम और भी दूसरे सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो उनको नोटिस किया गया कि दे आर गुड इन ट्रीटमेंट ऑफ द PTSDs। PTSD क्या होते हैं जी? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं। वहाँ पर भी नोटिस किया गया कि दे आर वर्किंग गुड। तो FDA जो है उसने अलाउ कर दिया कि एक स्मॉल नंबर जो लोग हैं जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हैं PTSD से, वहाँ पर एज ए ट्रीटमेंट इसका यूज़ किया जा सकता है। सो बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं जिनके हिसाब से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि दिस वुड बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर इसको एनकरेज किया जाए, एक लिमिटेशंस में इसको प्रमोट किया जाए। तो जो न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, साइकेट्रिक इलनेस को ख़त्म करने के लिए इनका यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी की। अब देखिए इसका संबंध समझ लीजिए कहाँ से है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पर तमिलनाडु में जो ऑनगोइंग टेंशन चल रही है बिटवीन दी गवर्नर RN रवि और जो लेजिस्लेशन के बीच में उसकी बात की जा रही थी। अब देखिए हुआ क्या है, लगभग 13 बिल तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रपोज किए, लेकिन जो गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने इनको विदहेल्ड कर लिया है। रिजल्टेड इन टू वॉट? यहाँ की जो असेंबली है उन्होंने एक लेटर लिखा और ये बोला कि देयर शुड बी अ टाइमलाइन, एक टाइमलाइन होनी चाहिए गवर्नर के लिए कि वो क्या करे, इन बिल को या तो आगे कर दे या इनको रिजेक्ट कर दे, बट दे शुड नॉट सिट ओवर बिल्स लाइक एक इनडेफिनाइट पीरियड के लिए यहाँ पर उसके ऊपर नहीं बैठ जाए। रिजल्ट क्या होता है? इन्होंने बोला कि भाई जो काम करना है उसमें हम यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। Okay, so all constitutional high offices include those of the President of India and even the Speaker of the Assemblies must suo motu evolve guidelines to discharge duty in time bound manner.
ओके, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी को लेकर। अब अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल की जो स्कीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका इवॉल्व हुआ है, तो देखिए जब इसे अडॉप्ट किया गया था तो इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश रूल को समाप्त करने के लिए हम यहाँ पर है। उनका एक जो फंक्शन था, एक जो ऑटोक्रेटिक रूल था, उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर है। दैट मीन्स वहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी किसी भी डिसीजन के लिए। उसी का रिजल्ट था कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर लेकर आए हैं, सो दैट जो ड्राफ्टर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये बात समझी कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक टाइमलाइन यहाँ पर फिक्स करने की ज़रूरत है। सो उनका विजडम आप सिर्फ देखिए जितनी भी ड्यूटीज़ हैं सारी यहाँ पर बताई गई। वहीं आर्टिकल 200 भी आ गया जो स्टैंड कर रहा है कि जो लिमिट्स द ऑप्शन बिफोर द गवर्नर टू गिव असेंट टू द बिल सेंट बाय द लेजिस्लेचर और इवन विदहोल्ड असेंट और रिजर्व अ बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं निकल कर आ जाते हैं जब आप पहुँच जाएंगे ओरिजिनल ड्राफ्ट आर्टिकल 175 पर। ये डिस्कस करता है एंड बेसिकली व्हाट इट प्रोवाइड्स that where there is only one house of the legislature and the bill has been passed by the house, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, bill has been passed by that house, the governor may in his discretion return the bill together with a message requisiting that the house will reconsider the bill, but they cannot sit and withhold it without any information। अब देखिए यहीं पर ये जो मुद्दा है ये बार बार निकल कर आ रहा है कि गवर्नर्स अपनी पोजीशन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो दूसरे जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें जहाँ पर सिमिलर पावर है कि वो ये दिखा सकते हैं, चाहे आप यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें या किसी दूसरे क्षेत्र की बात करें, तो आप देखेंगे इन दी यूनाइटेड किंगडम देयर हैज़ बीन नो रॉयल वीटो सिंस 1708 when the assent to the Scottish militia bill was vetoed by the Queen Anne, उसके बाद से इसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। So what is happening if the president does not sign or vetoed the bill within this time limit, it automatically becomes an act। That means यहाँ पर हो क्या रहा है कि बिल प्रेजेंट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर टाइमली एक्शन लेने के लिए भी वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ओके, सो टाइम बाउंड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो जो दूसरे ड्यूरिडिक्शन है, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, बहुत सारे ऐसे मैटर्स आ जाते हैं जिन पर डिले नहीं किया जा सकता, जिनको बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। जैसे आप देखेंगे केशियम मेघचंद्रम सिंह वर्सेस द हॉनरेबल स्पीकर मणिपुर, उन्होंने एक रिट यहाँ पर दायर करी थी, एक मैंडमस यहाँ पर दायर किया था स्पीकर मेघालय को टू डिसाइड ऑन द डिसक्वालिफिकेशन पेटिशन अंडर द 10th शेड्यूल of the constitution within a period of 4 weeks। so this is not the very first time कि इस तरीके का कोई मुद्दा निकल कर आ रहा है जो आर्टिकल 200 का कहीं ना कहीं एक मिस यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और जो तेलंगाना के गवर्नर हैं वो बार बार अपनी जो स्पिरिट है आर्टिकल 200 की, उसका एक यहाँ पर जो वो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में ये बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो केस लगाए गए थे यहाँ पर अप्रैल 24 को कोर्ट ने एक्नॉलेज किया दैट द वर्ड्स इन द आर्टिकल 200 एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल हेल्ड सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट एंड दैट गवर्नर शुड नेसेसरी बियर दिस इन माइंड। ये अपने आप में बता रहा है कि देयर इज़ अ टाइम लिमिट। ओके, चलिए, सो आई होप यहाँ तक के सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के लिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.